हेलो एवरीवन, हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम जो ओबीजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हरियाणा के हर एग्जाम में, जितने भी 4 या 5 एग्जाम हमारे हुए हैं, हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है उठ के आते हैं। तो हम बिल्कुल ही ईजी वे में पढ़ेंगे और वही चीजें जो है हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्पेशली हरियाणा के एग्जाम में, चाहे वो डीएमईआर की बात करें चाहे वो एचएसएससी की बात करें। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, साथ साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, कहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, बिल्कुल इजी वे में हम पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा। तो अभी आपके सामने लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर कैटामेनिया। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और कैटामेनिया जो है इसी का दूसरा नाम होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही हम कैटामेनिया बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हम बात कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। तो डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज द विजिबल साइक्लिक प्रोसेस। इट इज द, लिख देते हैं हम, इट इज द विजिबल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, विजिबल फिजियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या है, हमें दिखाई देने वाली एक फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का एक फंक्शन है। दो टर्म आती है, एक आती है फिजियोलॉजिकल, दूसरी आती है पैथोलॉजिकल। पैथो का मतलब क्या है भाई, किसी ना किसी डिजीज कंडीशन की वजह से। यहाँ पे क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या, हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है। इन द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद में ये जो है बार बार से हमें देखने को मिलती है। इट इज द विजिबल फिजियोलॉजिकल साइक्लिक प्रोसेस इन विच, इसके अंदर क्या होता है, इन विच शेडिंग ऑफ, शेडिंग का मतलब क्या होता है भाई, टूटना, शेडिंग ऑफ एंडोमेटेरियम, शेडिंग ऑफ एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम क्या है भाई, यूट्रस की इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम बोलते हैं। विच शेडिंग ऑफ एंडोमेटेरियम एंड आउटफ्लो थ्रू द वजाइना, आउटफ्लो थ्रू द वजाइना। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो एंडोमेटेरियम है वो टूटती है, जो यूट्रस की इनर लेयर को हम एंडोमेटेरियम बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसी एंडोमेटेरियम को क्या बोला जाता है भाई, डेसिडुआ बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेटेरियम को क्या बोला जाता है, तो डेसिडुआ बोला जाता है। एंड आउटफ्लो थ्रू द वजाइना, और वजाइना के थ्रू बाहर आ जाना क्या कहलाता है, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है हमारी, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है एचपीओ एक्सिस, कि ये चीजें होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आता है हमारा एचपीओ एक्सिस, ठीक है, एचपीओ एक्सिस। एचपीओ का मतलब क्या होता है भाई, एच से बनता है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पी से बनता है हमारा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है भाई, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। एचपीओ एक्सिस हमने पढ़ा। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम क्या है भाई, जीएनआरएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहां जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, फिर दो हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन कौन से हार्मोन है हमारे, एक आता है एफएसएच और दूसरा आता है हमारा एलएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। अब सभी को पता है कि फोलिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाके काम करेगा, ओवरी के ऊपर जाके काम करेगा। और ओवरी जो है ये हमारे दो हार्मोन रिलीज करवाती है। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन हो गए हमारे। अब बात करें हम एचपीओ एक्सिस की, हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, ठीक है। ये तीनों के तीनों जिम्मेदार हैं, ठीक है, किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। कि भाई हाइपोथैलेमस है, जीएनआरएच हार्मोन
क्या करवाएगा, सीक्रेट करवाएगा। जीएनआरएच हार्मोन कहां जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है फिर, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, और एफएसएच और एलएच हार्मोन किस पे, ओवरी पे जाके काम करेंगे, और ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाएगी। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो हमने पढ़ लिया है सबसे पहले एचपीओ एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एचपीओ एक्सिस, एंडोमेटेरियम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंडोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम क्या है, यूट्रस की इनर लेयर है। एंडोमेटेरियम रिस्पॉन्सिव टू ओवरियन हार्मोन। ठीक है, एंडोमेटेरियम जो है वो हमारी रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए ओवरियन हार्मोन के लिए। उसके बाद में क्या है, हमारा जो आउटफ्लो है, कि जो अंदर हमारा म्यूकस है, ब्लड है, वो सारा का सारा बाहर आए, तो जो आउटफ्लो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर कुछ कंडीशन है जो आउटफ्लो को जो क्या है पेटेंट नहीं होने देती। आउटफ्लो को पेटेंट ना होने के लिए कौन कौन सी है, वजाइनल एट्रेसिया। वजाइनल एट्रेसिया, एट्रेसिया का मतलब क्या होता है भाई, वजाइना क्या है हमारी, नैरो है। अब कोई चीज नैरो है तो आउटफ्लो क्या अच्छे तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है हमारा वजाइनल एजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना। ए का मतलब क्या होता है, ढंग से ना बन पाना। ठीक है, तो वजाइनल एजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वजाइना का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, लैक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या रह गई है, कमी रह गई है, ढंग से जो है वो बन नहीं पाई है। ठीक है, तो ये हमारे जो क्राइटेरिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ये क्या होना चाहिए, अच्छे से होने चाहिए। एचपीओ एक्सिस अच्छे से काम करे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, एंडोमेटेरियम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए ओवरियन हार्मोन के अंदर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए क्या है, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे उसके प्रति, और जो आउटफ्लो है वो हमारा पेटेंट होना चाहिए, जो आउटफ्लो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने पढ़ लिया था, इट इज द साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो कितने टाइम पीरियड में, तो 21 टू 35 डेज क्या है हमारे नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है। अगर हम एग्जैक्ट की बात कर लेते हैं तो हमारा कितना रहेगा भाई, 28 डे रहेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ब्लड लॉस कितना होता है, ब्लड लॉस इन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लड लॉस है वो हमारा कितना होता है, तो बात करें हम 2280 ml। एग्जैक्ट की अगर बात कर लेते हैं हम तो 35 ml क्या है हमारा ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद में बात करें कि एक साल के अंदर, एक साल में कितनी मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, कितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें देखने को मिलती हैं, तो हर 28 दिन के बाद में ये रिपीट हो रही हैं, तो हमें कितनी देखने को मिलेंगी, एक साल में 13 मेंसेस देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि एक फीमेल की होल लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर कितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमें देखने को मिलती है। अब हम रिप्रोडक्टिव एज की बात कर लेते हैं, तो 15 से 45 क्या होती है हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी कि कितनी है टोटल, 30 साल है। ठीक है, यानी कि 30 साल तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आती है। अब 30 को हम अगर 13 से गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा हमारा, 390 मेंसेस। और इसको हम एग्जैक्ट पढ़ते हैं कि 400 मेंसेस जो होते हैं वो फीमेल की एक होल लाइफ के अंदर आती है। ठीक है, पूरी जिंदगी में कितनी मेंसेस आती हैं भाई, 400 मेंसेस आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोला जाता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है भाई, यूमेनोरिया बोला जाता है।
ठीक है, क्या बोला जाता है? यूमनोरिया। ऐसे ही दो चार और भी क्वेश्चन है कि नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड, नॉर्मल टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? तो यूथर्मिया। एक यूपीएनएचएम के अंदर अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? तो उसको क्या बोला जाता है? उपनिया बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं भाई? यूटोसिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड यूमनोरिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम क्या बोलते हैं? तो भाई क्या? यूमनोरिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि भाई आगे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्कस करें तो यूट्रस और ओवरी के अंदर अलग अलग चेंजमेंट जो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं ओवरियन चेंजेस कि ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजमेंट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर दो तरीके से आते हैं। एक होता है हमारा फॉलिक्यूलर चेंजेस और दूसरा होता है हमारा ल्यूटियल। ठीक है, एक होता है फॉलिक्यूलर, दूसरा होता है फॉलिक्यूलर फेज या ल्यूटियल फेज। ठीक है, फॉलिक्यूलर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पे जो जिक्र होगा वो फॉलिकल्स का होगा। ठीक है, तो फॉलिकल्स के अंदर हमने पढ़ा कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब ये कहां जाएगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था कि फॉलिकल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, उसने हमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? सीक्रेट करवाया है। अब जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो तो जाके भाई फॉलिकल्स के ऊपर काम करेगा। और फॉलिकल्स कहां प्रेजेंट होती हैं भाई? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और कितनी प्रेजेंट होती हैं? अगर फॉलिकल्स की मैं बात करूं प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्यूबर्टी के दौरान कितनी फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं? तो हमारी 40 लाख फॉलिकल्स जो हैं वो प्यूबर्टी के दौरान प्रेजेंट रहती हैं। अगर मीनोपोज की मैं बात कर लेता हूं, मीनोपोज के दौरान, तो लेस देन 10,000 जो क्या है फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि ओवरी पे आके काम किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हमारे प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट है तो फॉलिकल्स क्या हो जाएगा? हमारा एक फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। और जो स्टिमुलेट हमारा फॉलिकल्स हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्राफीन फॉलिकल्स। ठीक है, जो बड़ा हुआ फॉलिकल्स है उसको हम ग्राफीन फॉलिकल्स बोलते हैं। जो ग्राफीन फॉलिकल्स है हमारा, वो एक हार्मोन रिलीज करवाता है, और उस हार्मोन का क्या नाम है भाई? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन दो काम करता है, एक नेगेटिव फीडबैक लेके आता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में क्या करता है ये कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा था उसको सप्रेस कर दे। उसको बोलेगा कि भाई अब एक फॉलिकल्स जो है वो हमारा ग्रो कर चुका है, हमें और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है। उसको क्या कर देगा? वो सप्रेस कर देगा, यानी कि दबा देगा, हमें जरूरत नहीं है। दूसरा जो एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज करवाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करता है? इस ग्राफीन फॉलिकल्स को रप्चर करवा देता है। क्या करवा देता है भाई? ग्राफीन फॉलिकल्स को रप्चर करवा देता है। ठीक है, ग्राफीन फॉलिकल्स को क्या करवा दिया इसने? यहां पे रप्चर करवा दिया। और जो रप्चर होने की जो प्रोसेस होती है हमारी, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं भाई? ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओवुलेशन बोला जाता है। और जो ग्राफीन फॉलिकल्स हमारा रप्चर हुआ था, इसका जो रप्चर्ड पीस होते हैं उसको बोलते हैं हम कॉर्पस लूटियम। ठीक है, क्या बोला जाता है भाई? कॉर्पस लूटियम बोला जाता है।
अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड, ओवुलेशन के दौरान जो पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है भाई मिट्टल स्टीमर साइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिट्टल स्टीमर साइन बोला जाता है। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड मिट्टल स्टीमर साइन। तो यहां तक हमें क्या मिल गया है भाई, कॉर्पस लूटियम मिल गया है। फोलिकुलर फेज जो था वो हमारा कॉर्पस लूटियम पे आकर के खत्म हो जाता है, हमारा ओवुलेशन हो चुका है। उसके बाद में हम अगर बात कर लें लूटियल फेज की, ठीक है, जो हमारा लूटियल फेज है, लूटियल फेज के अंदर क्या है, हमारे पास में दो कंडीशन बच जाती हैं कि भाई यहां पे ओवुलेशन के दौरान हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ या फिर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। दो कंडीशन है भाई, या तो ओवुलेशन हुआ है तो या तो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो हमारा कॉर्पस लूटियम होता है वो कॉर्पस वैरम की फॉर्म में आ जाता है और मेंटेन द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को क्या कर लेता है, मेंटेन करके रखता है। एक कंडीशन हमारे पास में क्या आई कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो हमारा कॉर्पस लूटियम था वो कॉर्पस लूटियम मेंस्ट्रलिस की फॉर्म में जाएगा, और कॉर्पस लूटियम मेंस्ट्रलिस से कॉर्पस लूटियम एल्बिकन्स की फॉर्म में जाएगा, और उसके बाद में कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, हमारा डिसअपीयर हो जाएगा 26 टू 28 डेज के अंदर। क्या हो जाएगा, ये हमारा डिसअपीयर हो जाएगा। अब दो कंडीशन है कि भाई अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो उसको मेंटेन कौन करके रखता है, कॉर्पस लूटियम मेंटेन करके रखता है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 महीने तक उसको कॉर्पस लूटियम मेंटेन करेगा, उसके बाद में उसको प्लेसेंटा मेंटेन करेगा। तो ये तो था हमारा किसके अंदर भाई, ओवरी के अंदर जो चेंजमेंट हमें देखने को मिल रहे थे, फोलिकुलर चेंजेस एंड लूटियल फेज, फोलिकुलर फेज या फिर लूटियल फेज। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहां पे हमें फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, दोनों चीजें हमें पता चल गई हैं। वही चीजें अब डिपेंड करती हैं किसके अंदर भाई, यूट्राइन के अंदर। यूट्राइन चेंजेस, यूट्राइन के अंदर हमें 3 तरीके से चेंजेस हमें जो है देखने को मिलते हैं। कौन कौन से चेंजेस, सबसे पहले आता है हमारा ब्लीडिंग फेज। ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ब्लीडिंग फेज, ठीक है, कितने दिन का होता है भाई, 1 से 5 दिन का हमें ब्लीडिंग फेज देखने को मिलता है। ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होता है, जो ब्लीडिंग फेज है हमारा, इसके अंदर जो कंडीशन है कॉर्पस लूटियम के ऊपर डिपेंड करती है। कॉर्पस लूटियम जो है हमारा वो डिसअपीयर हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर वो डिसअपीयर नहीं होता है मतलब प्रेगनेंसी आगे जारी रहती है और ब्लीडिंग फेज है वो क्या है, हमारा अब्सेंट है। अब यहां पे हमने पढ़ा था कि हमारा जो था, हमारा जो कंसीव था, जो फर्टिलाइजेशन था वो नहीं हुआ था, और कॉर्पस लूटियम क्या था, वो हमारा डिसअपीयर हो गया था। इन 26 टू 28 डेज में क्या हो गया था भाई, वो डिसअपीयर हो गया था। अब अगर कॉर्पस लूटियम डिसअपीयर हमारा हो जाता है तो यहां पे जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हमें क्या देखने को मिलता है भाई, डिक्रीज देखने को मिलता है। और एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो जो यूट्राइन आर्टरी है हमारी, यूट्राइन आर्टरी के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर आर्टरी के अंदर क्या होता है भाई, शुद्ध ब्लड होता है। अगर यूट्राइन आर्टरी ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, तो क्या ब्लड है या ऑक्सीजन है वो पहुंच पाएगा। तो यूट्राइन आर्टरी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो हमारा जो है ब्लड है वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। दूसरा हमें इस्कीमिया देखने को मिलेगा।
ठीक है। इस्चीमिया क्या होता है भाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। और हाइपोक्सिया क्या होता है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जानी, क्या कहलाती है, हमारी हाइपोक्सिया कहलाता है, ठीक है। अब अगर हमारी कोई भी सेल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसको ब्लड नहीं मिलता है, तो वहां की सेल क्या हो जाती है भाई, डेड हो जाती हैं। और डेड सेल होने के बाद में क्या होता है, यूट्राइन ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है, यूट्राइन ब्लीड। यूट्रस के अंदर ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। यूट्रस के अंदर ब्लड को इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं भाई, हिमेटोमेट्रा बोला जाता है। मेट्रा मतलब क्या होता है भाई, यूट्रस। हिमेटो मतलब क्या है, ब्लड। कि यूट्रस के अंदर ब्लड क्या हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। अब क्या है कि जो यूट्रस के अंदर ब्लड हो गया, वहां की जो नर्व प्रेजेंट है हमारी, ठीक है, वो जाके बताएंगी, नर्व किसको बताती हैं भाई, हाइपोथैलेमस को बताएंगी कि वहां पे क्या है, वहां पे क्या है भाई, ब्लड जो था वो हमारा इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा, क्या करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो जाएगा तो हमें पता है उसका काम क्या होता है भाई, सिकुड़ने का काम है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है तो हमारा जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही यूट्रस हमारा सिकुड़ेगा, पूरा का पूरा ब्लड क्या आ जाएगा, जो ब्लड है, म्यूकस है, वो सारा का सारा हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक फेज हमने पढ़ लिया, ठीक है, कौन सा, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। देखो ब्लीडिंग फेज जो है वो 1 से 5 दिन का है। कॉर्पस लूटियम अगर डिसअपियर हो जाती है, कॉर्पस लूटियम गायब होती है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो डिक्रीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज होते ही यूट्राइन आर्टरी जो है वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। और आर्टरी सिकुड़ते ही वहां पे ना तो ऑक्सीजन पहुंचेगी ना वहां पे ब्लड पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन हमारी किसी सेल को नहीं मिलती है तो वो सेल हमारी डेड हो जाती है और यूट्रस के अंदर ब्लड फिल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। और हिमेटोमेट्रा अब जैसे फिल हुआ, वहां की नर्व ने संदेश दिया है कि भाई वहां पे ब्लड फिल हो चुका है। किसको जाके दिया, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवा के वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन लेके आया। और कॉन्स्ट्रिक्ट जैसे ही हुई, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है भाई, ब्लीडिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। और हमारा ब्लीडिंग फेज जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में सेकेंड वन आता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है भाई। कौन सा आता है, पहला था हमारा ब्लीडिंग फेज, दूसरा आता है प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो फोलिकल्स हैं हमारे, फोलिकल्स सीक्रेट करवाते हैं एक हार्मोन को, जिसका नाम क्या है भाई, एस्ट्रोजन। और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन जो है हमारा सीक्रेट होता है, तो एस्ट्रोजन आते ही वहां पे क्या देखने को मिल जाता है हमें, हाइपरप्लेजिया, ठीक है भाई। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, दो टर्म आती हैं, याद रखना, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, नंबर इंक्रीज होने, सेल का नंबर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। और सेल का साइज बड़ा होना क्या कहलाता है भाई, हाइपरट्रोफी कहलाता है। अब यहां पे देखो, जो हमारी एंडोमेटेरियम थी आफ्टर ब्लीडिंग फेज जो है वो 1 mm की बच जाती है, ठीक है। जब ब्लीडिंग फेज हमारा खत्म होता है, एंडोमेटेरियम हमारी टूट के बाहर आ जाती है, तो जो उसकी थिकनेस है वो 1 mm बच जाती है। अब यहां पे हाइपरप्लेजिया हुआ और हमें पता चला कि भाई सेल का जो साइज था वो बढ़ गया है, यानी कि एंडोमेटेरियम की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी। कितनी बढ़ के हो जाएगी, यहां से 2 to 3 mm हमें देखने को मिलती है, ठीक है भाई। उसके बाद में ये फेज यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट फेज आता है हमारा सिक्रेटरी फेज, ठीक है। कौन सा भाई, सिक्रेटरी फेज। इसके अंदर क्या होता है, सिक्रेटरी फेज के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो हमारा 6 to 14 डेज का होता है। सिक्रेटरी फेज जो है वो हमारा 15 से 28 दिन का होता है, ठीक है। सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है भाई, यहां पे एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हुआ। यहां पे जो हमारा इंक्रीज होता है वो है हमारा
प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बढ़ता है तो हमें यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हुआ था, यहाँ पर होता है हाइपरट्रोफी। ट्रोफी का मतलब मैंने बताया, हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है, सेल का साइज बढ़ना। यहाँ पे सेल के नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे साइज बढ़ जाता है। और जो एंडोमेटीरियम है, जैसे हाइपरट्रोफी हुई, हमारी जो एंडोमेटीरियम है वो डेवलप हो चुकी है। ठीक है, डेवलप हो चुकी है दोबारा से शेडिंग के लिए, कि दोबारा से टूट सकती है। ठीक है, और कितनी हो जाती है, 5 to 6 mm। कितनी हो जाती है भाई, 5 से 6 mm दोबारा से डेवलप हो चुकी है। फिर से ब्लीडिंग फेज, फिर से प्रोलिफरेटिव फेज, फिर से सिक्रेटरी फेज, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मेरी आशा है कि आप सभी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछ लेता हूं, जो बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे कैसे जो है पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बना कि एंडोमेटीरियम की शेडिंग होना क्या, जो एंडोमेटीरियम की शेडिंग होना क्या कहलाती है, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंडोमेटीरियम को प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ बोला जाता है। यूट्रस की इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेटीरियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद में है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लिया जाता है। ब्लड लॉस इन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल 35, होल लाइफ में कितनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती हैं। ठीक है, तो यहां से भी देख लेना एक बार। उसके बाद में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इम्नोरिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड उपनिया, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में है ओवरियन चेंजेस, कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट है जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि फोलिकुलर फेज, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बढ़े हुए फोलिकल्स को क्या बोला जाता है। जब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है तो उस फोलिकल्स को क्या बोलते हैं हम, ग्राफीन फोलिकल्स। उसके बाद में आता है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कौन करवाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि ग्राफीन फोलिकल्स के रप्चर होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ओवुलेशन बोलते हैं। ग्राफीन फोलिकल्स के जो रप्चर्ड पीस हैं उन पीस को कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। ओवुलेशन के दौरान होने वाले दर्द को क्या बोला जाता है भाई, मिटल स्टीमर साइन बोला जाता है। उसके बाद आता है कि प्यूबर्टी के दौरान जो फोलिकल्स हैं वो कितने होते हैं, 40 लाख होते हैं। मीनोपॉज के बाद में 10,000 से कम जो है हमारे बच जाते हैं। उसके बाद में है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करके रखता है, तो कॉर्पस लूटियम या कॉर्पस लूटियम वेरम जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में है भाई हमारा यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमेटोमेट्रा किसको बोला जाता है, तो यूट्रस के अंदर अगर ब्लड फिल हो जाता है तो उसको हम हिमेटोमेट्रा बोलते हैं। उसके बाद में है, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हाइपरप्लेजिया के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेवार है। प्रोलिफरेटिव फेज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। सिक्रेटरी फेज के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार है। देखना, सिक्रेटरी हार्मोन के लिए जो सिक्रेटरी फेज है इसके लिए दोनों हार्मोन आ जाते हैं ऑप्शन में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो वो भी हमारा सही रहेगा कि सेक्रेटरी फेज के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों के दोनों क्या हैं, जिम्मेदार हैं। यहां से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे जो आपके कवर हो जाएंगे। जो भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले रखी होगी उसके अंदर जो के तो आपको यहां से क्वेश्चन जो है उठ के आपकी बुक के अंदर छपे हुए मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है हमारा पढ़ाया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके साथ में शेयर करें, ताकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम भी जो अपनी क्लासेस हैं वो टाइम टाइम के ऊपर आपसे देते रहेंगे। जो भी एग्जाम हमारा जुलाई के अंदर होना है या जून के अंदर होना है
तो उसके लिए हम आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से करवा पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।